नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर मैकेनिकल से हूँ। आज के इस वीडियो में हम पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स एंड रेगुलेशन पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 को माइन्यूटली स्टडी किया था। इस सेकंड पार्ट में वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को हम क्रमवार स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस अधिनियम में सन 1988 में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार राज्य सरकारें सुरक्षित वनों को असुरक्षित अथवा किसी अन्य वन को सुरक्षित घोषित कर सकती है। मतलब ये राज्य सरकार को तय करना है कि किन वनों को सुरक्षित वन घोषित किया जाना है और किन वनों को असुरक्षित वन घोषित किया जाना है। सुरक्षित वनों के कुछ भाग आवश्यकता होने पर चाय, कॉफ़ी, मसालों, रबर आदि के उत्पादन के लिए प्रयोग कराए जा सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कवर के साथ साथ वेजिटेशन कवर भी आवश्यक है, इसलिए इस तरह का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार एडवाइजरी कमेटी बना सकती है, जो केंद्र सरकार के वनों के संबंध में नियम बना सकती है। केंद्र सरकारें वन संबंधी नियम भी बना सकती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, उक्त नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। जो नियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त अधिकारी के अनुरूप हैं। इसमें एडवाइजरी कमेटी में निम्न सदस्य होते हैं: वनों का महानिरीक्षक, जो कि अध्यक्ष होता है, अतिरिक्त वन महानिरीक्षक सदस्य, संयुक्त कमिश्नर सॉइल कंजर्वेशन सदस्य, 3 प्रमुख वैज्ञानिक सदस्य, उप महानिरीक्षक वन सचिव सदस्य होता है। कमिटी के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। उनके यात्रा एवं अन्य भत्ते सरकार द्वारा देय होते हैं। कमिटी निम्न प्रकार से कार्य करती है: 1 माह में कम से कम 1 बार बैठक नई दिल्ली में अथवा आवश्यक होने पर देश के किसी भी भाग में की जा सकती है। अध्यक्ष के न होने पर वरिष्ठतम व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है। राज्य सरकारों द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण सचिव को दिए जाने चाहिए। कमेटी निम्न बिंदुओं पर केंद्र सरकार को सुझाव देती है: किसी वन भूमि जो प्राकृतिक वन, नेशनल पार्क, वन्य प्राणी पार्क आदि में आती है, के गैर वन संबंधी उपयोग के बारे में सुझाव दे सकती है। सुरक्षित वनों का कृषि, शरणार्थी निवास आदि के उपयोग के बारे में सुझाव दे सकती है। राज्य सरकारों द्वारा उक्त संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा कर सकती है। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अध्ययन करवा सकती है। केंद्र सरकार कमेटी के सुझाव मान भी सकती है एवं अन्य विशेष जांच के लिए अधिकृत भी है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972, इस अधिनियम में 1982, 1986, 1991 तथा 1993 में क्रमवार संशोधन किए गए हैं। इस अधिनियम में पशु, पशु पदार्थ, पकड़े हुए पशु आदि की समुचित परिभाषा दी गई है। इसमें अन्य प्राणी संरक्षण निदेशक, सहनिदेशक, मुख्य वन प्राणी वार्डन, वन्य प्राणी वार्डन तथा अन्य अधीनस्थ कर्मियों के चुनाव और नियुक्ति के निर्देश दिए होते हैं। केंद्र अथवा राज्य स्तर पर वन्य प्राणी एडवाइजरी बोर्ड निम्न प्रकार गठित किया जाता है: केंद्र अथवा राज्य सरकार का वन मंत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है। शेष जैसे संबंधित विधानसभा के 2 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। राज्य अथवा केंद्र सरकार का वन सचिव सदस्य होता है। राज्य सरकार का मुख्य वन अधिकारी पदेन सदस्य,
निदेशक द्वारा नॉमिनेटेड अधिकारी सदस्य मुख्य प्राणी वार्डन पदेन सदस्य होता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड 10 व्यक्ति जो वन्य प्राणी संरक्षण अथवा जनजातियों से संबंधित हों वो भी इसके सदस्य होते हैं। बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। बोर्ड अपनी कार्यशैली तथा कोरम आदि स्वयं तय करता है। मुख्य वन प्राणी वार्डन द्वारा अनुमत स्थिति के अतिरिक्त किसी स्थिति में वन्य प्राणियों का शिकार करने की अनुमति नहीं है। इस नियम द्वारा विशिष्ट प्रकार के पादप अर्थात स्पेसिफाइड प्लांट्स को तोड़ने, झाड़ने, एकत्रित करने की अनुमति बिना केंद्र सरकार के नहीं मिल सकती है। बिना लाइसेंस के किन्हीं विशिष्ट प्रकार के पादपों को रोपित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अफीम के जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उनके लिए राज्य सरकारों से समय समय पर कितना खेत है और उसमें कितनी अनुमानित अफीम लगाई जानी है उस हेतु लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं। तत्पश्चात ही इस तरह के पादप का खेती की जा सकती है। इस अधिनियम में एक केंद्रीय जू अधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है जो जू संबंधी कार्यों की देखरेख करेगा। वन्य प्राणी अथवा पदार्थ राष्ट्रीय संपत्ति हैं और उनका व्यापार करना दंडनीय होगा। इस अधिनियम की अनुसूचियों में संरक्षित वन्य प्राणियों, पदार्थों, पादपों आदि की अनुसूचियां दी गई है। अर्थात कौन कौन से वन्य प्राणियों का शिकार करना अथवा उनका घर में पालन करना अवैध है, ये उन लिस्ट में दिया गया होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की कैद तथा 25,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों तक का प्रावधान है। अब हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को स्टडी करते हैं। भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट सर्वप्रथम 1914 में बनाया गया था। इसे 1939 में तथा फिर 1988 एवं 1994 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के 1994 तक संशोधित रूप के मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं। इस अधिनियम में 14 अध्याय तथा 2 अनुसूचियां हैं। प्रारंभिक अध्याय में परिभाषाएं हैं तथा अन्य अध्यायों में सिलसिलेवार ढंग से ड्राइवर लाइसेंस, बसों के कंडक्टरों का रजिस्ट्रेशन, मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, यातायात नियंत्रण संबंधित नियम, उपनियम एवं शर्तें दी गई है। राज्य स्तर की परिवहन संस्थाओं के नियमन के अधिकार एवं नियम एक अलग अध्याय में दिए गए हैं। इस अधिनियम में मोटर गाड़ियों के उत्पादन, अनुरक्षण, उनके आकार प्रकार आदि के सामान्य सीमा बंधन भी निर्धारित किए गए हैं। अर्थात किसी भी व्हीकल की आउटर डायमेंशंस क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, सीटिंग कैपेसिटी, वो किस श्रेणी में आएगा, ये सभी सीमा निर्धारण किए गए हैं। अन्य व्यक्ति द्वारा दुर्घटना में मोटर गाड़ी की हुई क्षति की पूर्ति के लिए की जाने वाली बीमा योजनाओं के नियम और शर्तें मोटर व्हीकल एक्ट द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। इस अधिनियम में वर्णित नियमों का उल्लंघन होने पर निर्धारित दंड प्रक्रिया अध्याय 13 में विस्तार से दी गई है। मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को चालक लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का चालक लाइसेंस नहीं ले सकता। पूर्ण स्थायी लाइसेंस लेने से पूर्व प्रशिक्षु लाइसेंस अर्थात ट्रेनिंग लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। वह पूर्ण स्थायी लाइसेंस 3 वर्ष के लिए मान्य होता है हैवी मोटर व्हीकल के केस में। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत रजिस्ट्रेशन अधिकारी को आवेदन किया जाना होता है। प्रथम रजिस्ट्रेशन 15 वर्षों के लिए मान्य होता है। तत्पश्चात
उन्हें 5-5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यातायात नियंत्रण की दृष्टि से मोटर गाड़ियों के खाली तथा भरे हुए भारों का निर्धारण कर रजिस्ट्रेशन आदेश में दर्ज किया जाता है। इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। अर्थात जो लोडिंग व्हीकल्स हैं उसके आकार के साथ साथ वह व्हीकल कितना वजन अपने स्वयं के वजन सहित लाद सकता है उसका प्रावधान किया जाता है। उससे अतिरिक्त वजन होने पर ओवरलोडिंग का चालान बनता है। उसी तरह प्रत्येक व्हीकल में यात्रा करने वाले यात्रियों की सीटों का निर्धारण भी होता है, जैसे 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर और बसेस में 54 सीटर्स। इस तरह से राज्य सरकारें इच्छित स्थानों पर इच्छित मोटर गाड़ियों के प्रवेश एवं चालान, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण प्रदूषण पर स्थायी अथवा अस्थायी रोक लगा सकती है। दुर्घटना होने पर मोटर चालक को घायल व्यक्ति के उपचार में मदद करनी चाहिए, पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए तथा बीमा कंपनी को भी सूचना देनी चाहिए। अधिकृत व्यक्तियों को अधिनियम में वर्णित सूचनाएं न देने पर 500 रुपये का आर्थिक दंड का प्रावधान है। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा मोटर गाड़ी चालन करने पर 3 मास की कैद या 1000 रुपया आर्थिक दंड का प्रावधान है। निर्धारित गति से अधिक गति पर मोटर चालन करने पर अर्थात ओवर स्पीडिंग में 1000 रुपये तक आर्थिक दंड, खतरनाक विधि से मोटर चालन पर प्रथम बार में 6 माह का कारावास या और 1000 रुपया जुर्माना, अगले अपराध पर 2 वर्ष तक की कैद या 2000 रुपया जुर्माना का प्रावधान है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह की कैद व दूसरी बार में 3 वर्ष तक कैद हो सकती है। शोर अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण करने वाले वाहन को चलाने पर पहली बार 500 रुपये तक व अगली बार 2000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। ये सभी दंड एवं जुर्माने की राशि एवं और अवधि नए प्रावधानों में बढ़ा दी गई है और अब मिनिमम पेनल्टी है वो 1000 रुपया है। पर्यावरण समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में सम्मिलित किया गया है और इसी कारण से आज आप इस विषय को विस्तार से समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और हम आपको समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।